समविभव पृष्ठ। बच्चों समविभव पृष्ठ क्या होता है? कोई भी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। ये इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, ऐसे पृष्ठ को हम बोलेंगे समविभव पृष्ठ। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका दो परिभाषा लिखा गया है। एक परिभाषा ये लिखा गया है, दूसरा परिभाषा बच्चों ये है। जो भी आपको आसान लगे कोई भी आप याद कर सकते हैं। अब बच्चों ये होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक आवेश है Q और इसके चारों तरफ बच्चों हम एक R त्रिज्या वाला वृत्ताकार गोला खींच दें। अगर हम इसके चारों तरफ एक R त्रिज्या का अगर हम गोला खींच दें तो बच्चों अब चूंकि आवेश जो वो गोले के केंद्र पे है, तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे हम कोई यहाँ पे बिंदु ले लें P1 ले लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं P2, यहाँ पे एक बिंदु ले लें P3, मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पे हम कहीं भी कोई बिंदु ले लें पृष्ठ, मतलब इस पूरे सरफेस पे। अब ये एक पॉइंट आपका P1 बच्चों, यहाँ पे P2, इन सब का जो आवेश से दूरी होगा वो होगा त्रिज्या के बराबर। और ऐसे कंडीशन बच्चों सबका दूरी भी क्या होगा, आवेश से सेम ही होगा। जब दूरी सेम है बच्चों तो ऐसे में इन पॉइंट पर जो विभव आएगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो बच्चों हमें पता है कोई भी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, सेम हो। यहाँ पे कोई बिंदु ले लें या यहाँ पे ले लें, हम लोग पूरे इस पृष्ठ पे कहीं भी लेंगे विभव हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो बच्चों ये भी जो पृष्ठ है ये हमारे लिए क्या है, ये है एक समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ है क्यों? क्योंकि इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान है। तो अब देखिए बच्चों इसकी विशेषता क्या होती है। समविभव पृष्ठ में बच्चों इतनी विशेषताएं हैं। पहली जो विशेषता है, इस पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं का जो विभवांतर होता है बच्चों वो शून्य होता है। क्यों शून्य होगा? पता लगा बच्चों ये हमारे पास कोई एक समविभव पृष्ठ है और इस पे दो बिंदु, यहाँ पे कोई एक है A और एक बिंदु यहाँ पे कोई B। चूंकि अब इन दोनों का विभव तो समान होगा और जब विभव समान होगा बच्चों तो अंतर जो आएगा वो क्या होगा, 0। और दूसरी विशेषता क्या बच्चों, समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है बच्चों। कैसे? कार्य W बराबर बच्चों होता है V इंटू Q। अब बच्चों विभवांतर तो हमारा 0 है, आवेश हम कुछ भी ले जाएं विभवांतर 0 है दो बिंदुओं का, तो कार्य कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तीसरी विशेषता बच्चों, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है बच्चों वो सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर ये बच्चों हमारा कोई समविभव पृष्ठ है, अगर ये हमारा कोई समविभव पृष्ठ है बच्चों, तो इस पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस पृष्ठ के लंबवत होगा। ये लंबवत होगा इधर कहीं पे 90 डिग्री पे इससे, या इधर कहीं पे होगा तो ये भी पृष्ठ के लंबवत होगा 90 डिग्री पे। मतलब जहां भी समविभव पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र उसके लंबवत ही होगा। ये बच्चों तीसरा पॉइंट आपका। चौथा पॉइंट है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अब इसका मतलब क्या बच्चों, अगर हमारे पास कोई दो समविभव पृष्ठ है, मान लेते हैं हमारे पास एक ये है समविभव पृष्ठ, इसको मान लेते हैं बच्चों S1, और एक कोई और समविभव पृष्ठ है जिसको हम लोग मानते हैं S2 है। एक और मानते हैं बच्चों ये हमारे पास एक समविभव पृष्ठ है S2। तो बच्चों ये दोनों पृष्ठ अब अगर हम लोग मान लें कि काट रहा है तो बच्चों होगा क्या, अब इस
समविभव पृष्ठ जो H2 है इसका विभव तो प्रत्येक कुछ अलग होगा, क्योंकि हर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। तो बच्चों अब इसका क्या होगा, इसका माध्यम विभव V1 है, इस पे जितने भी बिंदु हैं उसका विभव कितना है, V1 बच्चों हम लोग मान लेते हैं। इसका V1 है, यहाँ भी V1, यहाँ भी जो बिंदु होगा उसका भी V1 होगा। और जो ये ब्लू वाला बच्चों समविभव पृष्ठ, इसके प्रत्येक बिंदु का विभव हम मान लेते हैं V2 है। ये भी V2 हो गया, ये भी V2 हो गया, ये भी V2। अब बच्चों जहाँ पे ये काट रहा है यहाँ पे तो दोनों आ रहे हैं। अब होगा क्या, अगर हम दूसरे पृष्ठ को देखें तो उसके अनुसार इस बिंदु का विभव V1 होना चाहिए और पहले वाले पृष्ठ के हिसाब से यहाँ का विभव V2 होना चाहिए। अब बच्चों संभव तो कोई एक ही है, चाहे V1 हो सकता है या तो V2, दोनों संभव है ही नहीं। तो कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। और देखिए बच्चों एक रीजन, किसी भी एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है वो भी क्या होता है बच्चों, एक ही हो सकता है, दो तो होगा नहीं। लेकिन अब बच्चों अगर यहाँ दो समविभव पृष्ठ है तो अब प्रथम पृष्ठ जो वो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस पृष्ठ के लंबवत इस दिशा में। और जो ये वाला पृष्ठ है बच्चों दूसरा वाला, उसके हिसाब से जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो इस दूसरे वाले के लंबवत इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा। अब ऐसे में बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही बिंदु पे दो विद्युत क्षेत्र आ रहा है जो कि हमारा संभव नहीं है। एक बिंदु पे केवल बच्चों एक ही विद्युत क्षेत्र हो सकता है एक ही दिशा में। तो ये भी आप नीचे कारण भी बच्चों पढ़ सकते हैं, नीचे कारण लिखा गया है। कारण बच्चों आप देख सकते हैं क्या लिखा गया कारण में, यदि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि असंभव है। एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही हो सकती है। और अगला पॉइंट है बच्चों प्रबल विद्युत क्षेत्र, मतलब कोई ऐसा जगह जहां पे विद्युत क्षेत्र बहुत ही अधिक हो, वहां पर जो समविभव पृष्ठ होता है बच्चों वो बहुत ही पास पास होता है, बहुत ही समीप होता है। और जहां पर विद्युत क्षेत्र बच्चों दुर्बल होता है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र, वहां पे ये समविभव पृष्ठ बहुत ही दूर दूर होते हैं। सेम जैसे बच्चों आप लोग पढ़ा होगा विद्युत बल रेखाएं, अगर विद्युत क्षेत्र प्रबल है तो विद्युत बल रेखा भी पास पास होता है और समविभव पृष्ठ भी पास पास होता है। और अगर दुर्बल विद्युत क्षेत्र है बच्चों तो समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं ये दोनों ही दूर दूर होती हैं तब। तो बच्चों अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब बच्चों अगर हम मान लें हमारे पास कहीं पर किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण है Q, हम लोग मानते हैं बच्चों हमारे पास कोई एक आवेशित कण है Q जिसका द्रव्यमान m है। अब बच्चों अगर हम मान लें ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है और x दूरी तय करने के बाद, x दूरी तय करने के बाद इसका जो अंतिम वेग है बच्चों वो हो जाता है v, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, बल लगाएगा उस पर तो वेग बढ़ता जाएगा। अब अंतिम वेग मान लेते हैं बच्चों कितना हो जा रहा है, उसका v हो जा रहा है, अंतिम वेग उसका v हो जा रहा है। तो बच्चों अगर हम न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम लगा दें तो हमें पता है v स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों u स्क्वायर प्लस 2a। बच्चों v की जगह पे v अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग बच्चों हम लोग मान लेते हैं विरामावस्था से शुरू कर रहा है वो गति, तो 0 हो जाएगा। और यहाँ बच्चों जगह 2, और बच्चों त्वरण a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, F/m इंटू यस की जगह बच्चों हम x लिख देते, दूरी क्योंकि कितना है x, तय की गई दूरी हम लोगों ने x माना है तो यहाँ ये लिख देते हैं। और बच्चों हमें पता है कि F बराबर होता है m इंटू a, तो a बराबर हमारा आ जाएगा कितना, F/m, तो यहाँ पे हमने वो रख दिया था। अब बच्चों यहाँ से हमारा आ जाएगा वेग v बराबर √2, F की जगह पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं q इंटू ई, फार्मूला होता है ये F बराबर
किसी आवेश पे लगने वाला बल F बराबर होता है बच्चों Q इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो हमने वो F का मान रख दिया इंटू X अपान M। तो ये हो गया हम बच्चों हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण का वेग ज्ञात करने का फार्मूला। अगर हम बच्चों इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, अगर हम मान लें कि बच्चों x दूरी तय करने पर इसका जो विभवांतर है वो v हो गया, तो बच्चों हमें पता है कि विभवांतर v बराबर फार्मूला होता है E इंटू एक्स। अब ये बच्चों फार्मूला कैसे आया, तो आपको पता होगा बच्चों विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसका पिछला लेक्चर आप देखिए, वहां पे आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया है और वहां पे बच्चों आपको एक फार्मूला मिला था कि विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है विभवांतर बटे दूरी। अब बच्चों दूरी यहाँ पे है x, तो इसी से बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं विभवांतर v बराबर E इंटू एक्स। अब बच्चों यहाँ वेग भी v से दिखा रहे हैं, विभवांतर को भी v से दिखा रहे हैं, तो हम अंतर दिखाने के लिए यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये आपका विभवांतर है, या किसी अलग कलर से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों विभवांतर v बराबर होता है E इंटू एक्स। तो यहाँ पे जो बच्चों सूत्र में E इंटू एक्स आया है, अगर हम उसकी जगह पे विभवांतर v लिख दें तो हमें एक और फार्मूला मिल जाएगा बच्चों, और वो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वेग v बराबर वेग v बराबर 1 नहीं है बच्चों, वेग v बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2 q e x की जगह पे बच्चों आ जाएगा विभवांतर v और बटे m, ये सब अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो ये भी बच्चों हमारा वेग ज्ञात करने का फार्मूला बन जाएगा एक। तो ये दो फार्मूला है जिस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। अगला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर वह जितनी भी ऊर्जा अर्जित कर लेता है, जितनी भी ऊर्जा बच्चों क्या करेगा, वो अर्जित कर लेगा, उसी ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसका वैल्यू होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बच्चों मान होता है। अगला टॉपिक है बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। पिछले हेडिंग में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, उसका वेग कितना होगा। अगर कोई कण एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान है तो उसका अंतिम वेग कितना होगा। लेकिन बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उसका गमन पथ कैसा होगा, किस रास्ते से जाता है। तो बच्चों मैं पहले बता दूं, इसका जो गमन पथ होता है बच्चों परवलयाकार होता है, वो होता है परवलयाकार। अब ये कैसे आया, इसी को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक समान कोई एक विद्युत क्षेत्र है। ये हो गया बच्चों हमारा एक विद्युत क्षेत्र। अब बच्चों इस विद्युत क्षेत्र के एक तरफ आवेश होगा प्लस, एक तरफ माइनस। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ जो आवेश है वो प्लस है, ऊपर की तरफ जो आवेश है बच्चों वो प्लस हम लोग मान लेते हैं। यहाँ हमारा प्लस आवेश है इस साइड में, और नीचे की तरफ बच्चों हमारा माइनस आवेश है। और हमारे पास बच्चों कोई एक आवेश है
Q जो v वेग से इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, v वेग से विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा बच्चों। तो अब होगा क्या, जैसे ही ये आवेश अंदर प्रवेश करेगा तो धन वाला आवेश इसको फोर्स लगाएगा इस पे नीचे की तरफ। जैसे ये आवेश बच्चों अंदर आएगा तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस आवेश पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। और ऐसे में बच्चों जो ये आवेश होगा ये इस तरीके से जाएगा कहीं, और बाहर जब निकलेगा तो इधर कहीं पहुंच जाएगा वो। तो मान लेते हैं बच्चों हमारा जो आवेश है वो यहां से बाहर निकल रहा है, इस दिशा में v वेग से बाहर निकल रहा है। अब मान लेते हैं बच्चों हमारा इसके आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र में जो तय की गई दूरी है बच्चों, वो दूरी एक तो बच्चों ऊर्ध्वाधर दूरी है, ऊपर नीचे कितना गया है, और एक है क्षैतिज दूरी। तो बच्चों क्षैतिज दूरी हम लोग मान लेते हैं ये है x। क्षैतिज दूरी को बच्चों हम कितना मान लें, ये x है हमारा क्षैतिज दूरी। और जो ऊर्ध्वाधर दूरी है बच्चों उसको हम मान लेते हैं ये दूरी हमारा है y। ऊर्ध्वाधर दूरी हम लोग मान लेते हैं बच्चों y हमारा। तो बच्चों अब हम लोग अगर इसके क्षैतिज गति के लिए गणना करें तो आपको पता है बच्चों क्षैतिज चाल क्या होता है। अगर हम लोग गणना करें क्षैतिज चाल के लिए तो बच्चों क्षैतिज चाल v बराबर होता है क्षैतिज दूरी बटे समय। तो बच्चों क्षैतिज जो दूरी है वो x है, तो जगह x बटे t। अब मान लेते हम लोग बच्चों यहां से इसको इस विद्युत क्षेत्र को पार करने में जो समय लग रहा है वो t लग रहा है, तो हम लोग ये हो जाएगा बच्चों। या इसी से बच्चों हम लोग लिख सकते हैं टाइम t बराबर x बटे v लिख सकते हैं। ये बनाते समीकरण 1। और बच्चों जब ये आवेश विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो जाहिर सी बात है इस पे विद्युत बल लगेगा। तो हम लोग बच्चों अगर पता करें इस पे बल कितना लग रहा है तो विद्युत बल F बराबर कितना हो जाएगा हमारा Q इंटू ई। अब बच्चों F का एक फार्मूला और होता है M इंटू ए। F की जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और Q इंटू ई तो होता ही है आवेश पे लगने वाला बल। अब बच्चों यहां से A बराबर आप लिख सकते हैं Q ई अपान M, जहां पे A क्या बच्चों, A है आवेश का त्वरण। इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण 2 मान लेते हैं हम लोग। ये हमारे आवेश का त्वरण हो गया जिसको हम लोग समीकरण 2 मान रहे हैं बच्चों। अब बच्चों हम लोग इसी गति के लिए अगर हम गति का द्वितीय समीकरण लगा दें ऊर्ध्वाधर दिशा में, हम लोग जो गणना कर रहे हैं बच्चों इस बार वो ऊर्ध्वाधर दिशा में कर रहे हैं। ऊर्ध्वाधर गति हेतु तो गति का द्वितीय समीकरण हम लोग बच्चों लगा रहे हैं। गति का समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, h बराबर, या दूरी s बराबर भी लिख सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा बच्चों दूरी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता बच्चों। तो अब गणना हम लोग कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए। यस क्या होता है बच्चों, दूरी। तो ऊर्ध्वाधर में तय की गई दूरी कितना है, वो है y। ऊर्ध्वाधर में तय की गई दूरी y। अब बच्चों ऊर्ध्वाधर में वेग कितना है, तो बच्चों ध्यान देना हमारा जो आवेश है वो क्षैतिज दिशा में गतिमान है, यानी जो वेग है वो क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर में तो गतिमान ही नहीं है, तो ऊर्ध्वाधर वाला प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा बच्चों, वो 0 गुणे टी प्लस 1/2 त्वरण ए बच्चों हमें पता कितना, वो त्वरण ए का मान है Q E बटे M और बच्चों टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी हम लोग समीकरण से टी का मान रख देते हैं x बटे v, तो ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर बटे v स्क्वायर।
और एक चीज बच्चों, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर जो वेग है, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, ये हमारा बच्चों कितना है 0, इसीलिए वहां पे 0 रखे थे। तो अब ये बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1/2 क्यू ई एक्स स्क्वायर बटे mv स्क्वायर। अब बच्चों अगर इसको ध्यान से देखो तो ये बच्चों परवलय का जो समीकरण होता है, परवलय का जो समीकरण होता है y बराबर सी एक्स स्क्वायर, ये उसी रूप में है। y भी देखो बच्चों इस साइड में है, y इधर आपका एक्स स्क्वायर है, बाकी जितना बच रहा है वो c के जगह पे है। तो हम लोग यहाँ से बच्चों कह सकते हैं कि जो यह समीकरण है ये परवलय के समीकरण y बराबर सी एक्स स्क्वायर के समान है, इसके समान है। तो अतः ये जो इसका पथ होगा वो भी कैसा होगा बच्चों, परवलयाकार होगा, क्योंकि इसका जो समीकरण बन रहा है बच्चों वो परवलय का जो समीकरण होता है उसके समान बन रहा है। तो इसका पथ कैसा होगा बच्चों, परवलयाकार होता है। अभी तक बच्चों आपने जो पढ़ा, अब उसी पे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन दिया है, एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलोवोल्ट है तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो नलिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दिया गया दो चीजें, एक तो आपको बच्चों दिया गया है विभवांतर V जो कि है 200 किलोवोल्ट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कितना, किलो की जगह लिख सकते हैं 10⁻³ वोल्ट। और बच्चों दूरी दिया है हमें 20 सेंटीमीटर, दूरी दिया है D 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों दूरी को अगर मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर, 100 से भाग कर देंगे। या बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो सीधे इसको 2 गुणे 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों इतना देके ये पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों हमें पता है कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इसमें जो फार्मूला होता है E बराबर विभवांतर V बटे दूरी D। तो बच्चों V का मान 200 गुणे 10⁻³ और D का मान दिया है 2 गुणे 10⁻⁻1। ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, कट के आ जाएगा यहाँ 100 और ये ऊपर जाएगा, ये भी हो जाएगा, घात हमारा एक और जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 10�6। मात्रक हो जाएगा बच्चों, विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन दिया है, निर्वात में किसी बिंदु x, y तथा z पर विभव v बराबर 2x स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे जो विभव वो सदिश रूप में दिया, मतलब उसका मान x अक्ष में अलग होगा, y पे तीनों पे निर्भर कर रहा है, x y z पे। तो पूछ रहा बिंदु 1, 0, 2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब सदिश रूप में हमें लिखना हो, अगर हमारे विद्युत क्षेत्र का मान तीनों अक्षों में हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारा वैल्यू हो जाएगा x अक्ष में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र EX प्लस y अक्ष में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र EY प्लस z अक्ष में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र EZ। ये हमारा हो जाएगा बच्चों पूरा नेट विद्युत क्षेत्र। और इसमें दिशा दिखाने के लिए हम लोग I कैप, J कैप और K कैप लगा देंगे यहाँ। तो नेट जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो, यहाँ हम लोग डायरेक्शन के लिए बच्चों थोड़ा सा डायरेक्शन के साथ लिखते हैं इसको हम। वेक्टर ई बराबर हमारा हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप।
तो अब बच्चों तीनों अक्षों में विद्युत क्षेत्र का मान कितना है पहले हम वो निकाल लेते हैं, तब जाके हम नेट विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो जो ध्यान देना, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध वाले फार्मूले से हम लोग E बराबर कितना लिख सकते हैं, E की जगह पे लिख सकते हैं dV/dx माइनस में, या माइनस हम लोग कॉमन ही कर देते हैं इधर, और EY की जगह पे लिख सकते हैं माइनस dV/dy। y के सापेक्ष अगर अवकलन कर देंगे तो y वाला विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, y की दिशा में कितना है, और z के सापेक्ष कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, z अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, v का मान कितना हमारा 2x², तो यहां पे हम लोग जब वैल्यू रखेंगे माइनस d, v की जगह पे कितना 2x², और करेंगे वो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष इधर, फिर माइनस d, v की जगह पे यहाँ भी 2, ये हो जाएगा हमारा 2x², और लेकिन इसका अवकलन करना y के सापेक्ष, क्योंकि हमें पता करना है कि y अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ऐसे इधर करेंगे हम लोग कितना, इधर हो जाएगा 2x² और इधर करेंगे हम लोग इसको z के सापेक्ष। तो बच्चों ये दोनों घटक तो 0 हो जाएगा अचर, और इसका हमारा आ जाएगा माइनस 2 × 2x, x² का अवकलन करने पे 2x आंसर आ जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y है नहीं, अचर है ये पूरा, ये भी अचर, 0 हो जाएगा पूरा इसका अवकलन। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस 4x विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या अगर हम लोग परिमाण की बात करें तो वो बच्चों कितना हो जाएगा, परिमाण हमारा हो जाएगा 4x। अगर माड की बात करें हम लोग, ये मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो अब बच्चों यहां पूछ क्या रहा था हमारा, बिंदु 1,0,2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो जो यहां पे 1 जो है वो x अक्ष का निर्देशांक है, 0 y अक्ष का निर्देशांक है, और 2 जो वो z अक्ष का है। तो चूंकि जो नेट विद्युत क्षेत्र बच्चों, नेट विद्युत क्षेत्र में y z तो है ही नहीं, मतलब y और z का कोई भी मान हो उससे विद्युत क्षेत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब सिर्फ बचा x, तो x का मान है 1, तो हम लोग जब बच्चों x का मान यहां रखेंगे 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -4 गुणे x की वैल्यू रख देंगे 1, तो यह आ जाएगा -4 मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। या सदिश रूप में लिखेंगे तो आई कैप भी लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये x अक्ष की दिशा में है तो आई कैप तो लगाना अनिवार्य है। यहाँ भी हर जगह आई कैप लगा देंगे हम लोग, इधर भी आई कैप लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए और उसका चाल बताना है। तो बच्चों हमें पता है कार्य ऊर्जा परिमेय से कार्य W और गति ऊर्जा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समतुल्य होते हैं। और W बराबर बच्चों होता है V × Q, क्योंकि विभवांतर का परिभाषा होता है V बराबर W/Q, गुणा करेंगे तो W बराबर आ जाएगा V × Q, ये फार्मूला आ जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर V × Q। तो V का मान बच्चों कितना 500 वोल्ट, और Q का मान कितना है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻19। तो बच्चों ये गुणा करने पे हमारा आ जाएगा 8 गुणे 10⁻17 जूल, ये आ गया गतिज ऊर्जा। अब बच्चों पूछ रहा वेग, तो हमें पता है गतिज ऊर्जा के बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv², और ये बराबर है कितना 8 गुणे 10⁻17 के। ये है हमारा
8 गुणे 10 की घात माइनस 17। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों सबको पता होता है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31, तो वो हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये आ जाएगा 1/2 गुणे, अब आसानी के लिए बच्चों हम लोग इसे 9 ले लेते हैं, 0.1 नहीं ले रहे हैं सुविधा के लिए, और गुणे 10 की घात माइनस 31 v² बराबर 8 गुणे 10 की घात माइनस 17। तो बच्चों हल करने पे हमारा v बराबर आ जाएगा √ 16 गुणे 10 की घात माइनस 17 बटे 9 गुणे 10 की घात माइनस 31। तो ये बच्चों 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा बाहर, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, और घात जो बच्चों पूरा है अगर 31 को ऊपर ले जाएंगे तो 17 और 31 इसको पूरा हल करने पे आपका कितना आएगा 14 आ जाएगा, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। तो अगला टॉपिक है बच्चों विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। अब बच्चों ये क्या है? अब बच्चों अगर हम मान लें हमारे पास यहाँ पर कोई एक विद्युत क्षेत्र है, नीचे की तरफ प्लस आवेश है, नीचे की तरफ प्लस आवेश है और ऊपर की तरफ माइनस आवेश है, तो जो विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों वो होगा प्लस से माइनस की ओर ऊपर की तरफ। अब बच्चों अगर हम यहाँ बीच में कोई आवेशित कण छोड़ दें, यहाँ पे कोई आवेशित कण जिसका आवेश मान लेते हैं Q है, आवेश कितना Q है, तो बच्चों होगा क्या, पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा के खींचेगी नीचे की तरफ, या ऐसे कह सकते हो इस कण पे इसका भार जो है mg वो काम करेगा नीचे की तरफ, और जबकि जो विद्युत क्षेत्र है वो इस प्लस चार्ज पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। यानी यहाँ कण पर, यहाँ जो कण है बच्चों उस कण पर दो बल लगेंगे, एक बल लगेगा ऊपर की तरफ विद्युत बल, ऊपर की तरफ लगेगा विद्युत बल, और नीचे की तरफ लगेगा बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल या कह सकते हैं भार। अगर बच्चों ये दोनों बराबर हो जाए तो ऐसे में होगा क्या कि ये जो आवेशित कण है ये हवा में ही लटका रहेगा, ना तो ऊपर गिरेगा, ऊपर जाएगा, ना तो नीचे गिरेगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों संतुलन की स्थिति। इसको क्या बोलते हैं? संतुलन की स्थिति। तो बच्चों ध्यान देना, जब भी कभी इस टाइप का सिचुएशन आ जाए और आवेशित कण संतुलन में हो तो बच्चों संतुलन की स्थिति में विद्युत बल और आवेशित कण का भार ये दोनों ही बराबर होते हैं संतुलन की कंडीशन में, या इसको आप बोल सकते हैं Q × E बराबर होगा mg, अगर आवेशित कण संतुलन में है तब। अब इसी पे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो कि जल की एक बूंद को, जिसकी त्रिज्या 10 की घात -5, ये बच्चों 10 की घात -5 रहेगा, 10 की घात -5 सेंटीमीटर है, और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और वो वायु में लटक सके। तो सेम वही क्वेश्चन बच्चों दिया है, करा एक जल का बूंद है, अब वो हवा में बच्चों तब लटक पाएगा जब उस पर जितना इसका भार है mg उतना ही बल ऊपर की तरफ अगर लग जाए विद्युत बल QE, तो ऐसे में ये नीचे नहीं गिरेगा, हवा में लटका रहेगा। तो संतुलन की स्थिति में बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? संतुलन की स्थिति में इसका भार mg ये बराबर होगा विद्युत बल QE के। अब इसी से बच्चों E बराबर लिख सकते हैं हम लोग, E बराबर हो जाएगा हमारा mg बटे Q। मान रख देते हैं बच्चों। m क्या जल का द्रव्यमान पता है? नहीं पता है, लेकिन बच्चों हमें एक फार्मूला पता है।
द्रव्यमान के बदले हम लोग लिख सकते हैं घनत्व रो गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन लिख सकते हैं, गुणे जी बटे क्यू। ये क्यों हमने लिखा बच्चों, क्योंकि ये फार्मूला होता है, पता होगा आप लोगों को, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसी से यम बराबर कितना हो जाएगा, घनत्व रो गुणे आयतन v, ये हो जाएगा हमारा। तो बच्चों अब जल का घनत्व तो सबको पता है 10 की घात 3 होता है, दिया हो या ना दिया हो। आयतन बच्चों तो बूंद तो गोलाकार है, और गोले का आयतन बच्चों होता है 4/3 पाई r क्यूब गुणे g, और बटे हो जाएगा आवेश q, तो आवेश मान रखते हैं इसका। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 की घात 3 गुणे 4 गुणे 3.14 पाई का मान, और r बच्चों कितना 10 की घात -5 है, तो ये घात 3 करेंगे 10 की घात -15 हो जाएगा। और ये बच्चों सेंटीमीटर में है, तो जब मीटर में बदलोगे बच्चों, बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 की घात -6 से और गुणा कर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा करना पड़ता है, और यहाँ 3 घात है तो यही चीज़ 3 बार करेंगे तो 10 की घात -6 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे g का मान, तो जो g का मान हम लोग कितना रख सकते हैं, आसानी के लिए बच्चों 10 रख लेते हैं, होता तो 9.8 है, लेकिन सुविधा के लिए हम 10 भी रख सकते हैं। और नीचे हो जाएगा बच्चों 3 गुणे, अब q का मान बच्चों तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब बच्चों आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा लगभग 262 न्यूटन प्रति कूलाम। इसको आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है बच्चों, जब हम किसी आवेश को पास लाते हैं, मान लेते हैं बच्चों हमारे पास कोई दो आवेश है Q1 और Q2, और इन दोनों आवेशों को अगर बच्चों हम पास लाएं तो होगा क्या, जैसे ये पास आएंगे तो जाहिर सी बात है, मान लो ये इसका विद्युत क्षेत्र है, जब तक ये आवेश इस विद्युत क्षेत्र के बाहर है तब तक तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ये विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा बच्चों तो एक आवेश दूसरे आवेश पे लगाएगा बल, और हमें उस बल के विरुद्ध इसको अंदर लाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा बच्चों। और जितना हम लोग कार्य करने में ऊर्जा खर्च करेंगे, वही ऊर्जा इस पूरे सिस्टम के अंदर संचित हो जाता है, और इस संचित ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए बच्चों इसका 3 परिभाषा है, आप कोई भी याद कर सकते हैं। पहला परिभाषा क्या बच्चों, बिंदु आवेशों को एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के पास लाने में किया गया कार्य उनमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दूर ले जाओगे बच्चों तब भी कार्य करना पड़ेगा, पास लाएंगे हम लोग दोनों को तब भी कार्य करना पड़ेगा, और इसमें जो भी ऊर्जा खर्च होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और देखिए क्या परिभाषा बच्चों दूसरा, दो या दो से अधिक आवेशों के बीच की दूरी घटाने या बढ़ाने के लिए जितना भी कार्य करना पड़ेगा वह निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और उसी ऊर्जा को ही हम लोग निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह एक परिभाषा और बच्चों, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आवेशों के निकाय को बनाने में कृत कार्य निकाय की
विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो बच्चों आप तीनों परिभाषा में से कोई भी याद कर सकते हैं। तीनों में बच्चों मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट क्या है? आवेशों को निकट लाने में या दूर ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ रहा है, उस कार्य को करने में हमें पता है ऊर्जा कुछ खर्च होगा, और वही ऊर्जा बच्चों क्या होगा? इस निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में आके संचित हो जाएगा। क्योंकि हमें पता ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते ना ही उत्पन्न, तो कार्य करने में जितना ऊर्जा खर्च हुआ वही हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और बच्चों ये अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? जूल, क्योंकि है तो ऊर्जा ही, तो मात्रक क्या होगा? जूल। अब बच्चों अगर मान लें हमारे पास कोई दो आवेश है Q1 और Q2, इसको बच्चों हम कहीं दूर से लाएं और इस Q1 वाले से R दूरी पर ला के रख दिया हमने Q2 को, तो बच्चों अब होगा क्या? Q2 को यहां से यहां ला के रखने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर हमें वो कार्य पता चल जाए तो वही कार्य बच्चों क्या होगा? इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये बराबर होगा आवेशों को लाने में किया गया कार्य के। आवेश Q2 को लाने में कृत कार्य के बराबर होगा। और जो हमें पता कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश, तो विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चों? पॉइंट विभव या विभवांतर, तो यहां पे कितना हो जाएगा? जिस जगह पे हम लोग इसको ला के रख रहे हैं Q2 को, उस जगह पे जो विभव उत्पन्न होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, Q1/R हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो विभव आएगा वो Q1 के कारण आएगा, और जिस आवेश को ला रहे हैं वो हमारा हो जाएगा बच्चों Q2। तो हमारा ऊर्जा U बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R। ये है बच्चों हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला केवल दो निकाय के लिए, दो कण वाले निकाय के लिए है। जब निकाय में केवल दो कण होंगे तब ये फार्मूला हमारा लगेगा, जिसमें से एक का आवेश Q1 है, एक का Q2 है। अगर बच्चों कभी हमारे पास दो से ज्यादा हो जाए, मान लो हमारे पास कोई तीन आवेश हो जाए, तब क्या फार्मूला बनेगा बच्चों? तो बच्चों तीन के लिए देखिए क्या फार्मूला आपका बनेगा। अब बच्चों मान लें हमारे पास तीन आवेश है Q1 Q2 व Q3। अब बच्चों होगा क्या? निकाय को बनाने के लिए मान लो हम सबसे पहले Q1 को लेकर गए, हमने यहां पर रख दिया Q1, तो Q1 को लाने में तो बच्चों कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कार्य से मतलब है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पर दूसरा कोई आवेश तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, इधर कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं है। और जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो पहले वाले आवेश को लाने में किया गया कार्य जीरो, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया गया, जीरो हो जाएगा। और जब हम अब दूसरे को मान लो हम लोग Q2 को ला रहे हैं, और Q2 को ला के बच्चों हमने रख दिया यहां पर, और इन दोनों के बीच की दूरी है जो, उसको हम मान लेते हैं R12। तो बच्चों जब हम Q2 को लाएंगे यहां पर, तो जाहिर सी बात है Q1 इसका विरोध करेगा, Q1 का जो विद्युत क्षेत्र वो इसको यहां आने से रोकेगा, तो हमें इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और उसके कारण यहां पे जो ऊर्जा आएगा बच्चों वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे इन दोनों के बीच की दूरी R12। ये तो दो निकाय हो गया बच्चों। अब जब हम तीसरा आवेश लेकर आएंगे और इसको यहां पे रखेंगे, तीसरे आवेश को मान लेते हैं बच्चों हम लोग, तीसरे आवेश को
यहाँ पे हमने कहीं रख दिया Q3 लाकर। और जब तीसरे को लाएंगे बच्चों तो इसको पहला वाला आवेश भी रोकेगा और दूसरा वाला भी इसका रोकेगा। तो यहाँ पर बच्चों हमें इन दोनों आवेशों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऊर्जा आएगा बच्चों, एक बार Q1 और Q3 के अंदर जो ऊर्जा आ रहा है उसके कारण, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे इन दोनों के बीच की दूरी 1/3, फिर प्लस Q3 यहां लिख देते हैं बच्चों। जब बच्चों हम लोग लाएंगे तो Q1 विरोध करेगा, Q3 को यहां पे आने से रोकेगा, तो इन दोनों के अंदर भी कुछ न कुछ ऊर्जा संचित होगा इन दोनों के कारण। तो वो तो हो गया बच्चों ये वाला। और Q2 वाला भी विद्युत क्षेत्र इसको विरोध करेगा Q3 का, तो इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो वो वाला जो ऊर्जा बच्चों हो जाएगा वो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा R23। ऐसे बच्चों अगर हम चौथा आवेश लाएंगे तब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ये तो बच्चों 3 के लिए था। अगर हम चौथा आवेश लाएंगे तो उस चौथे आवेश को बच्चों ये तीनों मिलकर रोकेंगे, तो वहाँ पे 3 टर्म और बढ़ जाएगा विद्युत क्षेत्र का, और इसी प्रकार फार्मूला ये और लंबा होता जाएगा। तो ये 3 निकाय के लिए, 3 कणों के निकाय के लिए ये फार्मूला है। अगर 4 का आएगा तो इसी प्रकार आप 4 का भी बना सकते हैं। अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब बच्चों अगर हम मान लें हमारे पास यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, और इसमें बच्चों यहाँ पर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। ये हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है। अब बच्चों विद्युत द्विध्रुव में एक तरफ होगा प्लस Q आवेश, दूसरी तरफ होगा हमारा माइनस Q आवेश। तो बच्चों प्लस वाले पे जो आवेश लगेगा वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जो बल लगेगा F, और सेम उतना ही बल लगेगा इस माइनस वाले पे विपरीत दिशा में F। और हम लोग मानते हैं ये जो विद्युत द्विध्रुव बच्चों ये बना रहा थीटा कोण, विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। तो बच्चों होगा क्या, अगर हम इसकी दूरी को माने पूरा ये 2L है, विद्युत द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2L है, इसका वेक्टर वियोजन कर दें बच्चों तो इस दिशा में जो घटक आएगा ये वाला घटक, ये घटक हमारा होगा बच्चों कितना, ये होगा 2L साइन थीटा। और जो बच्चों इस दिशा में जो घटक आएगा हमारा वो होगा 2L cos थीटा, क्योंकि वेक्टर वियोजन से आपको पता बच्चों जिधर कोण पता होता है उधर cos थीटा आता है, जिधर कोण नहीं पता उधर sin थीटा आता है। तो इस दिशा में जो घटक आएगा वो 2L cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक जो आएगा वो 2L sin थीटा होगा। अब बच्चों इसको घुमाने में किया गया कार्य हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बच्चों अगर हम मान लें इसको सूक्ष्म कोण d थीटा, थोड़ा सा कोण d थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य dw है, सूक्ष्म का है बच्चों, कोण सूक्ष्म है तो कार्य भी किया गया सूक्ष्म होगा। तो dw बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं बच्चों, कार्य बराबर हो जाएगा बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है बच्चों, लेकिन यहां पे वो घूर्णन गति कर रहा है, और आपको पता होगा घूर्णन गति में जो कार्य का फार्मूला होता है वो बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन होता है। तो जो बल आघूर्ण हो जाएगा आपका टाउ, और टाउ बराबर कितना होता है बच्चों, पी ई साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन हो जाएगा बच्चों हमारा डी थीटा, ये हमने माना है। ये तो बच्चों हो जाएगा उसको घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। लेकिन अगर हम उसी विद्युत द्विध्रुव को θ1 से
θ2 कोण तक घुमा दें, तब जो बच्चों घुमाने में जो किया गया कार्य होगा, घुमाने में कृत कार्य वो आ जाएगा बच्चों हमारा W बराबर इंटीग्रेशन करने पे आएगा हमारा किसका, समीकरण 1 का। तो हम लोग समीकरण 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे θ1 से θ2 के बीच में, तो ये हो जाएगा P E sin थीटा डी थीटा। अब बच्चों P तो हमारा अचर है, बाहर आ जाएगा ये, और साइन थीटा का जो समाकलन होगा वो होगा cos थीटा माइनस cos थीटा, और लिमिट इसका जो बच्चों हम लोग रखेंगे वो लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2, और जब बच्चों इसका हम लोग मान रखेंगे ये आ जाएगा हमारा P E cos θ1 माइनस cos θ2। ये जो बच्चों फार्मूला हमारा ये है द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का फार्मूला। अब इसमें बच्चों कुछ कंडीशन है। केस 1 देखिए बच्चों, अगर बच्चों विद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से, साम्य अवस्था से, साम्य से थीटा कोण या कह सकते हैं 90 अंश तक घुमाया गया हो, से 90 अंश के कोण तक घुमाया गया हो, तो बच्चों ऐसे में जो θ1 होगा वो होगा 0 अंश, साम्य अवस्था में 0 अंश, और जो θ2 होगा बच्चों वो होगा 90 अंश। तो हम लोग जब ये मान रखेंगे बच्चों तो हमारा W आ जाएगा, कार्य W बराबर P E आ जाएगा इंटू cos 0 अंश माइनस cos 90 अंश। तो बच्चों cos 90 अंश का मान कितना होता है, सबको पता है 0, और cos 0 अंश का मान 1, तो ये हल करने पा जाएगा P इंटू ई। 0 अंश का मान बच्चों 1 होता है और 90 अंश का मान 0 होता है। सेम ऐसे बच्चों अगर हम बात करें केस 2 की, केस 2 की अगर बच्चों हम बात करें, अगर हम मान लें बच्चों इसको साम्य से, साम्य अवस्था से, साम्य अवस्था से 180 अंश तक घुमाया गया हो, या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमाया गया हो, तब बच्चों जो θ1 होगा वो 0 और θ2 जो होगा वो 180, अगर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा तक घुमा दें। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों अस्थायी साम्य अवस्था। अस्थायी साम्य अवस्था में भी θ2 कितना होगा हमारा 180 अंश होता बच्चों। तो इस कंडीशन में हमारा किया गया कार्य W बराबर कितना आ जाएगा, P E cos 0 माइनस cos 180। अब बच्चों 0 अंश का मान तो 1 और 180 अंश का मान -1 होता है बच्चों। तो इसको हल करने पे हमारा जो W आ जाएगा हो जाएगा 2P इंटू ई आ जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं केस 3 की। अगर इसको बच्चों इसको साम्य से, साम्य अवस्था से थीटा कोण तक घुमाया जाए, तब बच्चों जो थीटा हमारा 1 होगा वो तो 0 होगा, और θ2 जो होगा वो थीटा। तो ऐसे में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा हमारे पास P E1 माइनस cos थीटा, ये फार्मूला मिल जाएगा तो हमें बच्चों। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और ऊर्जा दोनों को ही ज्ञात करने के काम आएगा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो ये घुमाने में कितना ऊर्जा संचित हुआ वो भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और कार्य भी पता कर सकते हैं। दोनों का ही फार्मूला सेम यही होगा। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक दिया है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा।
अब बच्चों ये होता क्या है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को अनंत से अंदर लाने में, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में और उसको वर्तमान स्थिति तक रखने में, वर्तमान स्थिति में रखने में जितना भी कार्य करना पड़ता है वही बच्चों हम कहलाता क्या है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में। क्योंकि बच्चों होता क्या है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाके रखने में जितना भी कार्य होता वो कार्य इसकी ऊर्जा के बराबर होगा, ऊर्जा में वृद्धि के। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं बच्चों निकाय की या विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अब इसको कैसे बच्चों ज्ञात करेंगे हम लोग। बच्चों मान लेते हैं हमारे पास कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, जो विद्युत क्षेत्र में हम लोग उसको लंबवत ला रहे हैं। हम लोग मान लेते हैं बच्चों, हम लोग क्या किए, हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, उसको हम किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत लाकर थीटा कोण पर रख देते हैं, लंबवत लाकर थीटा कोण पर रख देते हैं। तो बच्चों अब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य करना पड़ा वो मानते W1 है, और लाकर घुमाने में जितना कार्य करना पड़ा वो मानते बच्चों W2 है। तो निकाय की जो कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी वो होगा U बराबर W1 प्लस W2, क्योंकि लाने में जितना कार्य करना पड़ा वो भी और घुमाने में जितना कार्य करना पड़ा वो भी, दोनों का ही ऊर्जा क्या होगा, निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग दोनों को कितना ऊर्जा खर्च है दोनों को जोड़ देंगे। तो बच्चों ध्यान देना, हम लोग इसको ला रहे हैं लंबवत, तो लंबवत लाने में किया गया कार्य हमारा कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा बच्चों, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव मान लेते ये विद्युत क्षेत्र हमारा है। अब बच्चों अगर हम इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को लंबवत लेकर आएंगे, लंबवत लाने में बच्चों जितना दूरी, जैसे मान लो यहाँ पे ये विद्युत द्विध्रुव हमारा है और ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत इसको अंदर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरफ होगा प्लस आवेश, एक तरफ होगा माइनस आवेश। अब जब बच्चों इसको सीधे लंबवत अंदर लेकर जाएंगे तो जितना दूरी तय करेगा प्लस वाला विद्युत क्षेत्र में, सेम उतना ही दूरी तय करेगा ये माइनस वाला। तो बच्चों प्लस वाले को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक, और जबकि माइनस वाले को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। अब चूंकि दोनों ही समान दूरी तय कर रहे हैं, दोनों की दूरी क्या है, समान है, तो दोनों का कार्य भी क्या होगा बच्चों, समान, लेकिन एक का प्लस में होगा एक का माइनस में। तो यहाँ पे बच्चों विद्युत द्विध्रुव को अंदर ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा W1 वो तो 0 हो जाएगा किया गया कार्य। अब अंदर ले जाके घुमाने में बच्चों वहां पे कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो मान ले बच्चों हम लोग उसको हमने घुमाया थीटा कोण, कहाँ तक हमने घुमा दिया, थीटा कोण। तो हम लोग लेकर गए थे बच्चों कितना, तो घुमाने में जो कार्य होगा वो W बराबर कितना हो जाएगा, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। घुमाने में किया गया कार्य हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, क्योंकि अभी पहले हमने निगमन किया उसका। तो ये हो जाएगा बच्चों PE। अब बच्चों थीटा 1 का जो मान होगा वो 90 अंश, क्योंकि हम लोग लंबवत ही उसको लेके गए विद्युत क्षेत्र में। अब बाद में हमने इसको घुमा दिया थीटा कोण, तो जो थीटा 2 होगा वो थीटा हो जाएगा, लंबवत लेके गए और उसको फिर घुमा दिया हम लोगों ने थीटा कोण कुछ न कुछ।
तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा ऊर्जा पी ई। अब बच्चों cos 90 का मान तो 0 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस cos थीटा। यह आ जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। इसको सदिश रूप में हम लोग बच्चों कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं U बराबर माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। सदिश रूप में भी लिख सकते हैं इसको। अब बच्चों इसमें भी कुछ केस है। केस नंबर 1 देखते हैं। जब विद्युत द्विध्रुव बच्चों साम्य में हो, अगर हम उसको लाकर साम्य अवस्था में रख दें, साम्य अवस्था में रख दें, तो जो थीटा होगा बच्चों हमारा वो 0 अंश हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा u बराबर जो आ जाएगा वो कितना आएगा? माइनस पी ई, क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 होता है। केस नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। अगर इसको हम लाकर विद्युत क्षेत्र के लंबवत ही रख दें, अगर हम लोग इसको कैसा रख दें? लंबवत रख दें विद्युत क्षेत्र में, तो जो थीटा होगा बच्चों वो 90 अंश होगा। तो ऐसे में हमारा जो u आ जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 0। लंबवत रखने में, तो लंबवत हम लोग अंदर लाए थे। अब अगर इसको घुमाएं ही ना, तो वो तो वैसे पड़ा रहेगा लंबवत। तो जब घुमाएंगे ही नहीं तो बच्चों कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, और कार्य नहीं करना पड़ेगा तो ऊर्जा भी नहीं आएगा। अब केस नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। केस 3, अगर बच्चों हमारा विद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्य अवस्था में रखा हो, अस्थायी साम्य में रखा हो, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो। विद्युत क्षेत्र के क्या हो? विपरीत दिशा में हो। तो ऐसे अवस्था में बच्चों हमारा जो थीटा होगा वो होगा 180 अंश। और इस कंडीशन में बच्चों जो ऊर्जा आएगा u बराबर माइनस पी ई cos 180, और इसका मान होगा -1। तो ये गुणा करने पे आ जाएगा बच्चों कितना हमारा? ये आ जाएगा पी ई, तब ये ऊर्जा हो जाएगा। अब बच्चों अगला टॉपिक है स्थिर विद्युत परिरक्षण। तो इस चैप्टर का बच्चों ये लास्ट टॉपिक है। अब ये स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है बच्चों? तो किसी भी उपकरण को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को बच्चों हम बोलते हैं स्थिर विद्युत परिरक्षण। आप लोगों को बच्चों पता है किसी भी चालक के अंदर, अगर हमारे पास कोई खोखला चालक है तो चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 0। चैप्टर नंबर आप लोगों गॉस के प्रमेय में आप लोगों ने पढ़ा था। किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। तो बच्चों अगर मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा उपकरण है जिसको हमें विद्युत क्षेत्र से बचाना है, तो हमें करना क्या है? उस उपकरण को हम किसी एक खोखले चालक के अंदर ले जाके रख देंगे। तो बाहर बच्चों चाहे इतना विद्युत क्षेत्र हो, अंदर तो विद्युत क्षेत्र आएगा नहीं, 0 होगा। तो जब अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा तो हमारा जो उपकरण है वो बाहरी विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रहेगा। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत परिरक्षण। यहाँ देखिए बच्चों परिभाषा, 3 परिभाषा है, आप कोई भी याद कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है, यह किसी क्षेत्र या उपकरण को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की एक प्रक्रिया है जिसमें उपकरण को किसी बंद चालक के भीतर रख दिया जाता है। क्योंकि बंद चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः उस उपकरण पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह सुरक्षित रहेगा। तो ये बच्चों इस चैप्टर का लास्ट रीडिंग था। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग इसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।